हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग श्वसन से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव में श्वसन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो याद रखेंगे, मानव में श्वसन क्रिया नाक से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, नाक में बालों का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, नाक में जो बाल हैं उनका मुख्य कार्य धूल कणों का छानना है। अगला प्रश्न है, नाक गुहा में संश्लेषमा का क्या कार्य है? तो याद रखेंगे, नाक गुहा में जो संश्लेषमा है उसका कार्य वायु को नम और गर्म बनाना है। अगला प्रश्न है, ट्रैकिया को कौन खुले रखता है? तो याद रखेंगे, ट्रैकिया को उपास्थि के छल्ले खुले रखते हैं। आर्टी अर्थात कार्टिलेजिनस रिंग्स खुले रखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे, ट्रैकिया का दूसरा नाम वायुनली अर्थात विंड पाइप है। अगला प्रश्न है, ट्रैकिया दो भागों में बंटकर क्या बनता है? तो याद रखेंगे, ट्रैकिया ब्रोकस बनता है दो भागों में बंटकर। अगला प्रश्न है, ब्रोंची कहां प्रवेश करती है? तो याद रखेंगे, ब्रोंची फेफड़े में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती? फेफड़ों में। अगला प्रश्न है, ब्रोंची की सूक्ष्म शाखाएं क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे, ब्रोंची की जो सूक्ष्म शाखाएं हैं वह ब्रोंचियोलियस कहलाती है। क्या कहलाती? ब्रोंचियोलियस। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है? तो याद रखेंगे, श्वसन तंत्र की सबसे सूक्ष्म इकाई अर्थात सबसे छोटी इकाई अल्वियोली है। कौन है? अल्वियोली। अगला प्रश्न है, अल्वियोली में कौन सी क्रिया होती है? तो याद रखेंगे, अल्वियोली में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, फेफड़े शरीर में कहां स्थित होते हैं? तो याद रखेंगे, फेफड़े शरीर में वक्षगुहा अर्थात थोरासिस कैविटी में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों को पेट से कौन अलग करता है? तो याद रखेंगे, फेफड़ों को पेट से डायफ्राम अलग करता है। अगला प्रश्न है, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो याद रखेंगे, श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो याद रखेंगे, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो याद रखेंगे कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान विसरण से होता है अर्थात डिफ्यूजन से। अगला प्रश्न है, मानव में कितने फेफड़े होते हैं? तो याद रखेंगे, मानव में 2 फेफड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, बायां फेफड़ा छोटा क्यों होता है? तो याद रखेंगे, बायां फेफड़ा हृदय के लिए स्थान घेरने हेतु यह छोटा होता है। अगला प्रश्न है, दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो याद रखेंगे, दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं। अगला प्रश्न है, बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो याद रखेंगे, वयस्क में सामान्य श्वसन दर 12 से 18 सांस प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों में श्वसन दर कैसी होती है? तो याद रखेंगे, बच्चों में जो श्वसन दर है वयस्कों से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखेंगे, श्वसन दर को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, श्वसन में कौन सी पेशियां मुख्य होती है? तो याद रखिएगा, श्वसन में इंटरकॉस्टल मसल्स कौन? इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम्स मुख्य रूप से होती है। अगला प्रश्न है, डायफ्राम सिकुड़ने पर क्या होता है? तो याद रखेंगे, डायफ्राम सिकुड़ने पर वायु फेफड़ों में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, डायफ्राम शिथिल होने पर क्या होता है? तो डायफ्राम शिथिल होने पर वायु बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, श्वसन की 2 मुख्य प्रक्रियाएं कौन सी है? तो याद रखेंगे, श्वसन की 2 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, इनहेलेशन और दूसरा
एक्सहेलेशन। अगला प्रश्न है श्वसन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो याद रखेंगे श्वसन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन कोशिका में किसके लिए प्रयोग होती है? तो याद रखेंगे ऑक्सीजन कोशिका में ऊर्जा निर्माण अर्थात एटीपी के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है। अगला प्रश्न है कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो याद रखेंगे कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। अगला प्रश्न है कोशिकीय श्वसन में कौन सा पदार्थ टूटता है? तो याद रखेंगे ग्लूकोज। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज टूटता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से क्या बनता है? तो याद रखेंगे ऊर्जा, CO2 और पानी। अगला प्रश्न है ऊर्जा कोशिका में किस रूप में संग्रहित होती है? तो याद रखेंगे ऊर्जा कोशिका में ATP के रूप में संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है ATP का पूर्ण नाम क्या है? तो याद रखेंगे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है ATP को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे ऊर्जा मुद्रा। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो याद रखेंगे श्वसन तंत्र का मुख्य अंग फेफड़ा है। कौन सा? फेफड़ा। अगला प्रश्न है नाक गुहा किससे जुड़ी होती है? तो याद रखेंगे नाक गुहा ग्रसनी से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? ग्रसनी से। अब अगला प्रश्न है ग्रसनी के बाद कौन सा भाग आता है? तो याद रखेंगे ग्रसनी के बाद कंठ आता है। कौन सा? कंठ। अगला प्रश्न है कंठ में कौन सी संरचना होती है जो आवाज बनाती है? तो याद रखेंगे स्वर रज्जु, जिसे हम लोग वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है एपिग्लॉटिस का कार्य क्या है, अर्थात काम क्या है? तो याद रखेंगे एपिग्लॉटिस का काम है भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकना। कहा? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। अगला प्रश्न है श्वसन में कौन सी दो गैसें प्रमुख है? तो याद रखेंगे श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसें प्रमुख है। अगला प्रश्न है श्वसन दर बढ़ने को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे श्वसन दर बढ़ने को हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर वेंटिलेशन। और श्वसन दर घटने को क्या कहते हैं? हाइपोवेंटिलेशन। क्या कहते हैं? हाइपोवेंटिलेशन। अगला प्रश्न है फेफड़ों की कुल क्षमता को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों की कुल क्षमता को टोटल लंग कैपेसिटी अर्थात TLC कहते हैं। अगला प्रश्न है अतिरिक्त हवा अंदर लेने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अर्थात IRV। अगला प्रश्न है अतिरिक्त हवा बाहर निकलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगला प्रश्न है फेफड़ों में बची हुई हवा को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों में बची हुई हवा को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। अगला प्रश्न है रेसिडुअल वॉल्यूम का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे ऑल्वियोली को चिपकने से रोकना। अगला प्रश्न है मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलकर ऑक्सीजन को ढोता है? तो याद रखेंगे ऑक्सीजन के साथ मिलकर। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? तो याद रखेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है रक्त में CO2 का अधिकांश भाग किस रूप में होता है? तो याद रखेंगे बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। किस रूप में? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र में कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा निर्माण से जुड़ी है? तो याद रखेंगे श्वसन तंत्र में कोशिकीय श्वसन जो है ऊर्जा निर्माण के लिए जुड़ी है। अगला प्रश्न है श्वसन में कौन सी गैस विषैली होती है? तो याद रखेंगे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विषैली होती है। अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान कौन सी मांसपेशियां
सक्रिय रहती है? तो याद रखेंगे श्वसन के दौरान इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम सक्रिय रहती है। अगला प्रश्न है कि नाक से वायु प्रवेश के बाद कौन सा भाग आता है? तो याद रखेंगे नाक से वायु प्रवेश के बाद ग्रसनी अर्थात फेरिनिक्स आता है। अगला प्रश्न है फेफड़ों में ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है? तो याद रखेंगे फेफड़ों में ऑक्सीजन ऑल्वियोली में पहुंचती है। अगला प्रश्न है ऑल्वियोली के चारों ओर क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑल्वियोली के चारों ओर सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं अर्थात कैपिलरीज होती हैं। अगला प्रश्न है फेफड़ों में CO2 कहां से आती है? तो याद रखेंगे फेफड़ों में CO2 रक्त से आती है। कहां से? ब्लड से। अगला प्रश्न है शरीर से CO2 कैसे बाहर निकलती है? तो याद रखेंगे श्वसन के द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन के द्वारा। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन शरीर में किसके निर्माण में सहायक होती है? तो याद रखेंगे ATP के निर्माण में। किसके निर्माण में? ATP के निर्माण में। अगला प्रश्न है ATP निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे ऑक्सीकरण। ATP निर्माण की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र में किसी प्रकार का अवरोध किस रोग का कारण बन सकता है? तो याद रखेंगे दमा का। किसका? दमा का। अगला प्रश्न है दमा में कौन सी नलिकाएं संकुचित हो जाती है? तो याद रखेंगे ब्रोंकियोल्स। दमा में कौन सी नलिकाएं संकुचित हो जाती है? तो याद रखेंगे ब्रोंकियोल्स। अगला प्रश्न है दमा में कौन सी गैस लेने में कठिनाई होती है? तो याद रखेंगे ऑक्सीजन गैस लेने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है टाइडल वॉल्यूम का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे टाइडल वॉल्यूम का अर्थ है सामान्य श्वसन में अंदर बाहर की गई वायु की मात्रा। अगला प्रश्न है टाइडल वॉल्यूम की औसत मात्रा क्या है? तो याद रखेंगे लगभग 500 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है 1 मिनट के में अंदर बाहर की कुल वायु की मात्रा क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या कहलाती? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अगला प्रश्न है श्वसन में कौन सी प्रक्रिया स्वैच्छिक होती है? तो याद रखेंगे इनहेलेशन। क्या? इनहेलेशन। अगला प्रश्न है श्वसन में कौन सी प्रक्रिया अनैच्छिक होती? तो याद रखेंगे एक्सहेलेशन। क्या? एक्सहेलेशन। अगला प्रश्न है रक्त में CO2 की अधिकता किसको प्रेरित करती है? तो याद रखेंगे श्वसन दर बढ़ाने को। किसको? श्वसन दर बढ़ाने को। अगला प्रश्न है श्वसन दर को कौन कंट्रोल करता है अर्थात नियंत्रित करता? तो याद रखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला प्रश्न है श्वसन में कौन सा अंग गैसों के आदान प्रदान का स्थान है? तो याद रखेंगे ऑल्वियोली। कौन सा अंग? ऑल्वियोली। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी ऑल्वियोली होती है? तो याद रखेंगे लगभग 30 से 40 करोड़। कितना? लगभग 30 से 40 करोड़। अगला प्रश्न है ऑल्वियोली की दीवारें कैसी होती है? तो याद रखेंगे ऑल्वियोली की दीवारें अत्यंत पतली होती है। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र का कौन सा भाग आवाज उत्पन्न करता है? तो याद रखेंगे कंठ। कौन सा भाग? कंठ। अगला प्रश्न है स्वररज्जु कहाँ स्थित होता है? तो याद रखेंगे स्वररज्जु कंठ में स्थित होता है। कहाँ होता है? कंठ में। अगला प्रश्न है एपिग्लॉटिस का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे एपिग्लॉटिस का अर्थ है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र के रोगों में कौन सा रोग वायरस से होता है? तो याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा। कौन सा रोग? इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है क्षय रोग अर्थात TB किस जीवाणु से होता है? तो याद रखेंगे माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से। किसे? माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से। अगला प्रश्न है TB मुख्यतः शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे फेफड़ा को। किस भाग को? फेफड़ा को। अगला प्रश्न है धूम्रपान का सबसे अधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? तो याद रखेंगे फेफड़ों पर। किस पर? फेफड़ों पर। अगला प्रश्न है धूम्रपान में कौन सा कैंसर सबसे आम होता है? तो याद रखेंगे फेफड़ों का कैंसर। कौन सा कैंसर? फेफड़ों का कैंसर। अगला प्रश्न है CO2 की अधिकता को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे CO2 की अधिकता को हाइपरकैप्रीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरकैप्रीनिया। अगला प्रश्न है वायु मार्ग में धूल या धुआं
पहुंचने पर क्या होता है? तो याद रखेंगे छींक या खांसी आती है। अगला प्रश्न है छींक किसका रिफ्लेक्शन है? तो याद रखेंगे छींक जो है नासिका गुहा का रिफ्लेक्शन है। किसका? नासिका गुहा का। अगला प्रश्न है खांसी किसका रिफ्लेक्शन है? तो याद रखेंगे खांसी श्वास नली का रिफ्लेक्शन है। अगला प्रश्न है फेफड़ों में हवा भरने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इंस्पायरेशन। फेफड़ों में हवा भरने की क्रिया इंस्पायरेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है फेफड़ों से हवा निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे एक्सपायरेशन। क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। अगला प्रश्न है फेफड़ों में हवा भरने के समय डायफ्राम की स्थिति कैसी होती है? तो याद रखेंगे नीचे की ओर झुकी हुई होती है। कैसी होती है? नीचे की ओर झुकी हुई। अगला प्रश्न है एक्सपायरेशन के समय डायफ्राम की स्थिति कैसी होती है? तो याद रखेंगे ऊपर की ओर उठी हुई होती है। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र की दीवारों को नमी कौन देता है? तो याद रखेंगे म्यूकस अर्थात श्लेष्मा। अगला प्रश्न है नाक में बालों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे नाक में जो बाल है उनका मुख्य उद्देश्य धूल के कणों को रोकना है। अगला प्रश्न है कौन सा अंग श्वसन और पाचन दोनों तंत्र में सामान्य है? तो याद रखेंगे ग्रसनी में। कहा? ग्रसनी में। अगला प्रश्न है वायुमार्ग को हमेशा खुला कौन रखता है? तो याद रखेंगे उपास्थि के छल्ले। किसे? कौन? उपास्थि के छल्ले। अगला प्रश्न है कंठ का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे वॉइस बॉक्स, जिसे हम लोग आवाज का डिब्बा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र में वायु का मार्ग क्या है? तो याद रखेंगे श्वसन तंत्र में वायु का मार्ग है सबसे पहले नाक, उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ में जाता है, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से ब्रोंकस में और ब्रोंकस से ब्रोंकियोल में और लास्ट में ऑल्वियोली में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है ऑल्वियोली का कुल सतह क्षेत्र लगभग कितना होता है? तो याद रखेंगे 70 से 80 वर्ग मीटर। कितना? लगभग 70 से 80 वर्ग मीटर। अब अगला प्रश्न है श्वसन में गैसों का आदान प्रदान किस सिद्धांत पर होता है? तो याद रखेंगे विसरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन का मुख्य वाहक कौन है? तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन। कौन है? हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? तो याद रखेंगे ये दोनों मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है CO2 का अधिकांश भाग किस रूप में रक्त में परिवहित होता है? तो याद रखेंगे बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। अगला प्रश्न है श्वसन में कौन सी मांसपेशियां सक्रिय होती है? तो याद रखेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम। अगला प्रश्न है फेफड़ों में CO2 कहां से आती है? तो याद रखेंगे फेफड़ों में जो CO2 है वह रक्त से अर्थात ब्लड से आती है। अगला प्रश्न है फेफड़ों में ऑक्सीजन कहां पहुंचती है? तो याद रखेंगे फेफड़ों में ऑक्सीजन एल्वियोली में पहुंचती है। अगला प्रश्न है ब्रोंकस की सूक्ष्म शाखाएं क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे ब्रोंकस की सूक्ष्म शाखाएं ब्रोंकियोल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रोंकियोल्स। अगला प्रश्न है एल्वियोली के चारों ओर कौन सी संरचना होती है? तो याद रखेंगे सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं। अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान हवा भरने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इंस्पायरेशन। क्या? इंस्पायरेशन। अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान हवा निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे एक्सपायरेशन। क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। अगला प्रश्न है इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम की स्थिति कैसी होती है? तो याद रखेंगे नीचे की ओर झुकी हुई होती है। यह प्रश्न तो हो चुका था। अब अगला प्रश्न है कि श्वसन तंत्र की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है? तो याद रखेंगे ऑल्वियोली। अगला प्रश्न है श्वसन के लिए ऊर्जा का निर्माण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोशिकीय श्वसन के दौरान कौन सी गैस बनती है? तो याद रखेंगे CO2। कौन सा? CO2। अगला प्रश्न है ATP का पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे ATP का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है।
अगला प्रश्न है कि एटीपी को क्या कहा जाता है? तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ये कुछ प्रश्न जो है दोबारा टाइप हो गए हैं, आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि दमा किसकी वजह से होता है? तो याद रखेंगे दमा जो है ब्रोंकियोल्स की संकुचन की वजह से होता है। अस्थमा में मुख्य लक्षण क्या है? तो याद रखेंगे सांस लेने में इसमें कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है कि एम्फीसीमा किसका नुकसान करती है? तो याद रखेंगे अल्वियोली की। किसका? अल्वियोली की। अगला प्रश्न है निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। किस अंग को? फेफड़ों को। अगला प्रश्न है टीबी किस जीवाणु से होता है? तो याद रखेंगे टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। अगला प्रश्न है टीबी मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे फेफड़े को। किस अंग को? फेफड़े को। अगला प्रश्न है लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो याद रखेंगे धूम्रपान। अगला प्रश्न है धूम्रपान से कौन सी गैस शरीर में अधिक हो जाती है? तो याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CO होता है। अगला प्रश्न है CO हीमोग्लोबिन से क्या बनता है? तो याद रखेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र में आवाज कहाँ उत्पन्न होता है? तो याद रखेंगे कंठ में। कहाँ? कंठ में। अगला प्रश्न है स्वर रज्जु की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे स्वर रज्जु की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है बच्चों की आवाज पतली क्यों होती है? तो याद रखेंगे बच्चों की आवाज स्वर रज्जु छोटी होती है, जिसके कारण से उनकी आवाज पतली होती है। अगला प्रश्न है पुरुषों की आवाज भारी क्यों होती है? तो याद रखेंगे पुरुषों की आवाज स्वर रज्जु लंबी और मोटी होती है, जिसके कारण से पुरुषों की आवाज भारी होती है। अगला प्रश्न है हिचकी किस कारण से होता है? तो हिचकी डायफ्राम का आकस्मिक संकोचन के कारण से होता है। अगला प्रश्न है छींक किस कारण होती है? तो याद रखेंगे छींक नाक की म्यूकस झिल्ली में जलन के कारण से होती है। अगला प्रश्न है खांसी किस कारण होती है? तो खांसी श्वास नली में जलन या फिर अवरोध के कारण से होती है। अगला प्रश्न है नाक बंद होने पर बोलने में क्या परिवर्तन आता है? तो याद रखेंगे आवाज भारी या फिर नासकीय हो जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों की श्वसन दर वयस्कों की तुलना में कैसी होती है? तो याद रखेंगे अधिक होती है। अगला प्रश्न है श्वसन दर को कौन कंट्रोल करता है? तो याद रखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा जो है श्वसन दर को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है श्वसन में कौन सी प्रक्रिया सक्रिय मानी जाती है? तो याद रखेंगे इंस्पायरेशन। कौन सा? इंस्पायरेशन। और श्वसन में कौन सी प्रक्रिया निष्क्रिय मानी जाती? तो याद रखेंगे एक्सपायरेशन। अगला प्रश्न है फेफड़ों में बची हुई वायु को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। अगला प्रश्न है फेफड़ों की कुल क्षमता क्या कहलाती है? तो फेफड़ों की कुल क्षमता टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। ये सारे क्वेश्चन दोबारा हो रहे हैं। आइए यहाँ ध्यान देते हैं कि श्वसन के बिना मनुष्य लगभग कितनी देर जीवित रह सकता है? तो याद रखेंगे लगभग 3 से 5 मिनट। कितना? 3 से 5 मिनट। अगला प्रश्न है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो याद रखेंगे विसरण प्रक्रिया के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखेंगे ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। अगला प्रश्न है श्वसन दर बढ़ने की स्थिति क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे हाइपर वेंटिलेशन। और श्वसन दर घटने की स्थिति क्या कहलाती? तो याद रखेंगे हाइपोवेंटिलेशन। अगला प्रश्न है वयस्क में सामान्यतः श्वसन दर कितनी होती है? तो याद रखेंगे 12 से 18 सांस प्रति मिनट। अगला प्रश्न है श्वसन के लिए नाक से वायु लेना मुंह से क्यों बेहतर है? क्योंकि वायु फिल्टर गर्म और नम हो जाती है। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र के कौन से अंग फेफड़ों को घेरते हैं? तो याद रखेंगे प्यूरा झिल्ली। कौन? प्यूरा झिल्ली। अगला प्रश्न है प्लूरा फ्लूइड का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है फेफड़ों और छाती की दीवारों में घर्षण कम करना। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का साझा अंग कौन सा है? तो याद रखेंगे ग्रसनी। कौन सा? ग्रसनी। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र में स्वर रज्जु
किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? तो याद रखेंगे लैरिंक्स के द्वारा। किसके द्वारा? लैरिंक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है फेफड़ों में मांसपेशियां होती है या नहीं? तो याद रखेंगे नहीं, दबाव से फैलते सिकुड़ते हैं। अगला प्रश्न है गैसों का आदान प्रदान किस पर निर्भर करता है? तो याद रखेंगे आंशिक दाब पर। किस पर? पार्शियल प्रेशर पर। पार्शियल प्रेशर पर। अगला प्रश्न है हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है? तो याद रखेंगे हाइपर वेंटिलेशन में CO2 शरीर से अधिक बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है हाइपो वेंटिलेशन में क्या होता है? तो याद रखेंगे CO2 शरीर में बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में किस अंग का आकस्मिक संकोचन हिचकी उत्पन्न करता है? तो याद रखेंगे डायफ्राम का। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में नाक की म्यूकस झिल्ली में जलन क्या उत्पन्न करती है? तो याद रखेंगे छींक। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में श्वसन नली में जलन या अवरोध क्या उत्पन्न करती है? तो याद रखेंगे खांसी। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों में अतिरिक्त हवा न होने पर अल्वियोली क्यों नहीं चिपकते? तो याद रखेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र की मुख्य सूक्ष्म इकाई कौन सी है? तो याद रखेंगे अल्वियोली। कौन सी? अल्वियोली। अगला प्रश्न है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? तो याद रखेंगे विसरण प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? तो याद रखेंगे बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया क्या है? तो याद रखेंगे कोशिकीय श्वसन। कौन से? कोशिकीय श्वसन। अगला प्रश्न है कि कोशिकीय श्वसन में मुख्य पदार्थ कौन सा टूटता है? तो याद रखेंगे ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज। अगला प्रश्न है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से क्या बनता है? तो याद रखेंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ATP का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे ATP का कार्य है कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र में किस अंग को वॉइस बॉक्स कहते हैं? तो याद रखेंगे कंठ। अगला प्रश्न है एल्वियोली की दीवार कितनी पतली होती है? तो याद रखेंगे एक कोशिका मोटाई इतनी पतली। अगला प्रश्न है मानव फेफड़ों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे 2। अगला प्रश्न है दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो याद रखेंगे दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं। अगला प्रश्न है बाएं फेफड़ा क्यों छोटा होता है? क्योंकि हृदय के लिए स्थान छोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है ब्रोंची किस अंग में प्रवेश करता है? तो याद रखेंगे फेफड़ों में। किस अंग में? फेफड़ों में। अगला प्रश्न है एल्वियोली के चारों ओर कौन सी संरचना होती है? तो याद रखेंगे कोशिकाएं। कौन सी? कोशिकाएं। अगला प्रश्न है श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला प्रश्न है सामान्य श्वसन के दौरान कितनी हवा ली जाती है? तो याद रखेंगे लगभग 500 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है सामान्य श्वसन के बाद अतिरिक्त हवा अंदर लेने की क्षमता क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगला प्रश्न है सामान्य श्वसन के बाद अतिरिक्त हवा बाहर निकालने की क्षमता क्या कहलाती? तो याद रखेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगला प्रश्न है फेफड़ों में बची हुई हवा को क्या कहते हैं? तो रेसिडुअल वॉल्यूम। अगला प्रश्न है फेफड़ों की कुल क्षमता को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में इंस्पायरेशन किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स के संकुचन के कारण से। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में एक्सपायरेशन किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स की अस्थिरता से। अगला प्रश्न है कि श्वसन तंत्र में खांसी और छींक का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखेंगे वायु मार्ग को साफ करना। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों में वायु भरने और निकलने में कौन सी क्रिया निष्क्रिय है? तो याद रखेंगे एक्सपायरेशन। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों में वायु भरने और निकालने में कौन सी प्रक्रिया सक्रिय है? तो याद रखेंगे इंस्पायरेशन। अगला प्रश्न है कि श्वसन रोगों में ब्रोंचिटिस किसका सूजन है? तो याद रखेंगे ब्रोंकस की भीतरी परत का। अगला प्रश्न है अस्थमा में क्या होता है? तो याद रखेंगे ब्रोंकियोल संकोचित होता है। अगला प्रश्न है एम्फाइसेमा में क्या होता है? तो याद रखेंगे
ऑल्वियोली नष्ट या फिर क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगला प्रश्न है निमोनिया में क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑल्वियोली में संक्रमण और द्रव भर जाते हैं। अगला प्रश्न है कि टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे टीबी फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारक? तो याद रखेंगे धूम्रपान। अगला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में O2 और CO2 का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो याद रखेंगे एल्वियोली में। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।